हेलो दोस्तों, तो यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमने मालवा के पठार के बारे में बातचीत आप सभी से कर रखी है। एक्चुअली मैंने माइक लगाना ही भूल गई थी ना, तो और क्लास आपकी ले ली, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा के फिर से बताते हैं। आपकी इस क्लास को क्या करेंगे, हम लोग मिटा के फिर से बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो है ये दक्कन का पठार। आज हम लोग बात करेंगे दक्कन के पठार की, ठीक है, दक्कन के पठार की। तो दक्कन के पठार की बात करने से पहले हम, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के बीच एक ऊर्जावान लाइन प्रस्तुत की जाती है। तो उस ऊर्जावान लाइन प्रस्तुत करते हैं और हमें लगता है उस ऊर्जावान लाइन को आप सभी लोग समझें और जाने भी। स्टूडेंट लाइफ में ना, अगर कहते हैं, चलिए ऊर्जावान लाइन से ही समझते हैं। कहते हैं अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? जैसे शिक्षक अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उसे आप सुने, अर्जित करें। अगर आपके माँ बाप आपको कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उसे आप सुने, समझें, अर्जित करें। क्योंकि कभी कभी ना माँ बाप कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं, कुछ ज्ञान ऐसे हो जाते हैं जो अनुभव के अनुसार आ जाते हैं। हम लोगों के पास उतना अनुभव तो है नहीं कि उतना कर पाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास इतना ज्ञान या इतना अनुभव हो जाता है कि वो अपना बता देते कि ऐसे ऐसे करना चाहिए आगे ना। चलिए, तो हम बात करेंगे आपसे कहां पर, यहाँ पर मालवा के पठार की। तो मालवा के पठार की बात हो गई थी। मालवा के पठार के अंतर्गत ही छोटा नागपुर का पठार आता है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से, ये छोटा नागपुर का पठार का ही भाग था शिलांग का पठार, जिसे हमने मेघालय का पठार भी कहा ना। आप सभी लोग जान रहे होंगे ये सारी बातें। अगर जब शिलांग के पठार को ये अलग कैसे हुआ, ये मालदा गैप से अलग हो गया, ठीक है। ये मालदा गैप आपका एक पश्चिम बंगाल का क्या है, हिस्सा है। आपके पश्चिम बंगाल का एक शहर या स्थान है मालदा गैप, ठीक है, मालदा। और इस गैप से ये छोटा नागपुर के पठार से ये अलग हो जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना। आज हम देखिए दक्कन के पठार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दक्कन का पठार का बात करेंगे। और दक्कन का पठार का बात इसलिए करेंगे, ये देखिए आपके भारत का सबसे दक्षिण पठार है। सबसे दक्षिण पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार में मैंने बात की थी महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। चलिए, तो हम सभी लोग चलते हैं वहीं पर और देखते हैं उसकी बात, रूपरेखा। हम वहीं पर चलते हैं और देखते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको मालवा के दक्कन के पठार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दक्कन के पठार की। तो आप हेडिंग डाल लें इसको, क्या डाल लें? दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत मैंने 3 श्रेणी बताई थी। कौन सी 3 श्रेणी बताई थी? एक महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। दूसरा मैंने बताया था कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। तीसरा मैंने बताया था आप सभी को तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है। आप सभी इनके सामने आगे पठार लिख लेंगे, इतना आप सभी लोग कर सकते हैं वर्क, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को ही समय बच सके ना, इसलिए। और कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको बता ही रहे हैं, बता ही देंगे। तो ये जो मालवा का, जो महाराष्ट्र का पठार है, तो ये महाराष्ट्र के पठार को ही क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र के पठार को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? महाराष्ट्र के पठार को ही हम दक्कन लावा पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन लावा पठार कहते हैं, दक्कन लावा पठार कहते हैं। क्या इसी का ये दूसरा नाम है? किसका? इसका महाराष्ट्र। या तो आप दक्कन का लावा पठार कहें या इसी को आप महाराष्ट्र का पठार कहें। क्यों? क्योंकि ये जो दक्कन का लावा पठार है ये महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र का नाम ही है, महाराष्ट्र में स्थित ही है। आप सभी लोग जानते हैं जहां पर लावा बहुत ही ज्यादा निकला था, मैग्मा बहुत ज्यादा निकल कर लावा का रूप ले लिया था, वो क्या था आपका? वो आपका, एक मिनट, वो आपका क्या था? महाराष्ट्र का पठार ही था, ठीक है। महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा क्या हुआ था? आपके लावा यहाँ पर निकले थे महाराष्ट्र के हिस्से में और यहीं पर बिछ गए थे एकदम, ठीक है। यहाँ ना ये सीढ़ी नुमा हो गया था। जैसे आप कोई चीज इसके ऊपर बार बार डाल रहे हैं, फिर इसके ऊपर डालेंगे तो कभी ये सीढ़ी नुमा हो जाएगा ना। कभी यहीं तक आया तो ये एक सीढ़ी बन गई, कभी फिर यहीं तक गया तो ये एक सीढ़ी बन गई। ये सीढ़ी नुमा क्या हो गया? आपका लावा जमता गया। कहां पर?
महाराष्ट्र के पठार के पास या महाराष्ट्र में मेनली। तो ये जब लावा इतनी परत दर परत जमता गया कि ये एक सीढ़ी नुमा आकार ले लिया। जैसे हम यहाँ पर कोई लावा बार बार निकल रहा है, बार बार निकल, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर बार यहीं तक आए, कभी कभी यहाँ तक भी गिर सकता है आके, कभी कभी यहाँ। तो ये क्या हुआ, ये एक सीढ़ी नुमा आकार ले लिया। मतलब ऐसे ऐसे करके, अब जानिए कैसे आकार, ये बड़ी हो गई, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे, तो इस तरह ये क्या हो गया, ये सीढ़ी नुमा आकार ले लिया। कौन, मालदा गैप, अरे मालवा का पठार, या इसे दक्कन लावा पठार कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो मालवा, जो आपका ये पठार है, देखिए ये जो आपका पठार है, ऐसे करके बना लें, क्या है ये, देखिए मैंने आपको वहां पर भी कुछ चीजें बताई थी। कहां पर, जब मैं लावा का पठार, मालवा का पठार पढ़ा रही थी, वहां पर भी मैंने इसी तरह चित्र बनाया था और फिर बना रहे। वहां पर विंध्याचल था, यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है आपकी, ठीक है। कौन सी श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी ना, ये आपका पश्चिमी घाट ही है और ये आपका पूर्वी घाट ही है। कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है। और यहाँ पर क्या है, ये आपका नीलगिरी पर्वत है। कौन सा, नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। ये श्रेणियां हैं इसकी। और यहीं पर कई घाट है, भोर घाट, पाल घाट, घाट, ठीक है। यहीं पर हरिश्चंद्र की श्रेणी, विशाखापत्तनम की श्रेणी, आदि श्रेणियां इसी क्रम पर हैं। दूसरी बात, जो नया क्वेश्चन बनता है, जो हमेशा पूछा जाने वाला है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए नया क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नया क्वेश्चन क्या होगा कि सतपुड़ा की जो श्रेणी है, सतपुड़ा की श्रेणी के नीचे देखिए ताप्ती नदी बहती। कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी। और इसके ऊपर कौन सी नदी बहती है, इसके ऊपर ना नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी। और ये दोनों नदियां ना कहां पर आके गिरती हैं, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। लगभग तो अरब सागर में केवल यही दो नदियां गिरती हैं, बाकी लगभग सारी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ये दो नदियां क्यों अरब सागर में आकर गिरती हैं, क्योंकि ये दरार से बहती है, दरार घाटी बनाकर। जहां ये कहां से, जैसे काली मिट्टी जब ये पानी सोख लेती है, उसके बाद जब ये सूखती है तो ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कि ये आपकी जुती हुई खेती है या जुती हुई मिट्टी है। तो उसी तरह ये दरार से बहती है, यहाँ से ये नदियां बहती हैं, ठीक है। ये अपना अपवाह तंत्र नहीं लाती हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, ये अनुवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां ना पठार पर्वत सब काटते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन अनुवर्ती नदियां जो है वो जिधर ढलान देखेंगे उधर ही ढकेलती चली जाती हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमने बात की आपसे मालदा गैप की, ठीक है। दक्कन का लावा पठार, तो कहते हैं इसका जो दक्कन का लावा पठार है, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, देखिए जो दक्कन का लावा पठार है ये बेसाल्ट से निर्मित है। किससे, बेसाल्ट से। मैंने उस दिन भी बताया था बेसाल्ट लावा से निर्मित है। क्यों बेसाल्ट लावा से निर्मित है, आप पूछ सकते हैं कि आप बेसाल्ट लावा से निर्मित बता रहे हैं, क्यों बेसाल्ट लावा से निर्मित है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा लावा इकट्ठा हो गया कि यहाँ सिर्फ लावा ही लावा दिखता है। यहाँ पर भूकंप भी जल्दी नहीं आ पाते हैं महाराष्ट्र में। और यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी अधिक पाई जाती। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे हम देहाती भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में रेगुर मिट्टी कहते हैं। कौन सी, रेगुर मिट्टी, ठीक है। आप ऐसे ही समझें, आपको बहुत अच्छे से पठार किताबी भाषा में बिल्कुल ना जाए, यही सेम टू सेम बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र का पठार हो गया और यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी, जुती हुई मिट्टी, कपासी मिट्टी, इसी मिट्टी को सब कुछ कहा जाता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पठार भी इसी को कहते हैं। इसी को मैंने बताया, जैसे इसी को महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है जो बेसाल्ट लावा से पठार बना हुआ है या इसी में निर्मित हुई है। अब देखिए इसे ट्रैम्प भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो ये मान लीजिए महाराष्ट्र, इसमें इतना ज्यादा आया है, क्या लावा बिछा हुआ है, किसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रैम्प भी कहा जाता है। अब बताइए ट्रैम्प, ये इतना ज्यादा बिछा हुआ है इसीलिए इसे ट्रैम्प कहा जाता है। किस लिए, इसीलिए इसे ट्रैम्प कहा जाता है, ठीक है। ट्रैम्प आपका जो है डच स्वीडिश नेम है। क्या डच स्वीडिश नेम है, डच स्वीडिश भाषा शब्द है। क्या है, डच स्वीडिश। अब ये क्या है, आप सभी लोग पूछेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेगा आपके भाषा के अंतर्गत कि ट्रैम्प कौन सा शब्द है, कहाँ की भाषा का है, तो डच स्वीडिश है, ठीक है। इतना आप सभी लोग जान लेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला क्या है आपके सामने, देखिए लोनार। लोनार जो झील है ना महाराष्ट्र में, लोनार झील बात कर लेते हैं यहीं पर। लोनार झील, ठीक है, लोनार झील में काफी मतभेद है। क्यों मतभेद है? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये ज्वालामुखी फटने से इसका निर्माण हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं इसका ये ज्वालामुखी के फटने से निर्माण हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं, पहले मत वाले कहते हैं कि ये ज्वालामुखी के फटने से इसका दूसरे मतलब कहते हैं विद्वान, दूसरे मत के विद्वान कहते हैं कि ये उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ। हम लोग भी यही जानते हैं भाई कि उल्का पिंड के गिरने से यहाँ पर गड्ढा हुआ, क्या हुआ, गड्ढा हुआ, और फिर यहीं पर झील का क्रेटर, लोनार झील का निर्माण हो गया, ठीक है, जो अपने गुलाबी रंग के बदलने के कारण हमेशा चर्चा पर चर्चा में बनी रहती है। इसी को कमल का फूल कहा जाता है। क्या कहा? इसका दूसरा नाम कमल का फूल है, ध्यान रखना भाई, कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल कहा जाता है, इसी का नाम है, ठीक है, कमल का फूल। क्या कहा जाता है? इसी को कमल का फूल कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसी को कमल दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमल दल कहा जाता है, ठीक है, कमल दल, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक कमल के फूल होते हैं, बहुत अधिक इस लोनार झील में मिलते हैं, इसीलिए ये कभी गुलाबी हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, रंग बदलने के लिए आपकी जानी जाती है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई महाराष्ट्र के पठार की। आइए बात करते हैं तेलंगाना के पठार की। समझ में आया ना आप सभी को? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार आप सभी लोगों को समझ में आया बेहतरीन तरीके से? समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताएंगे। समझ में आ गया ना? चलिए तेलंगाना के पठार की हम बात करेंगे। तेलंगाना का पठार ना बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है। कहते हैं तेलंगाना का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार, इसी में लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ का पठार, तेलंगाना का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार। पता है चीजें वो आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं है। दोनों पठार में बहुत अधिक समानता है, तेलंगाना के पठार में और छत्तीसगढ़ के पठार में, दोनों के पठारों में बहुत दोनों समानता है, एकदम दोनों में क्या है, समानता पाई जाती है, तेलंगाना के पठार में और छत्तीसगढ़ के पठार में, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें ट्रेलर पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेलर पठार कहा जाता है, ट्रेलर पठार, इतना आप जान लेंगे। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? ट्रेलर पठार कहा जाता है। चलिए तेलंगाना के बारे में हम कुछ बता देते हैं। तेलंगाना का जो पठार है, तो आप कहेंगे तेलंगाना तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। हाँ बिल्कुल अलग हो गया था। किससे अलग हो गया था? आपके आंध्र प्रदेश से ये इधर वाला हिस्सा अलग हो गया था, इसे तेलंगाना कहा गया। तो ऐसा तो है नहीं कि ये इसका पहले नाम नहीं था, इसका अविभाजित होने से पहले भी यहीं पर तेलंगाना का पठार था। इसका कुछ हिस्सा दक्षिण में, मतलब तेलंगाना के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में है और ज्यादातर हिस्सा तेलंगाना में ही है। ये बातें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें कहा जा रहा है उत्तरी भाग तेलंगाना नाम से और दक्षिणी भाग रायलसीमा नाम से जाना जाता है। ये वाला भाग आपका रायलसीमा नाम से जाना जाता है, ठीक है, रायलसीमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब रायलसीमा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रायलसीमा क्या है? देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे रायलसीमा। देखिए बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी कि रायलसीमा आपके जब अंग्रेज थे ना, अब अंग्रेजों को क्या पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो रायलसीमा नाम कैसे पड़ा, बस इतना हम लोग जानते हैं ना। तो 1988 में, कब? 1988 में, देखिए 1988 में मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप वहां सारी बातें डिटेल में जानेंगे, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बस वहां यहाँ इतना ही बताया जाएगा, ठीक है। 1988 में आंध्र महासभा तथा आंध्र प्रांतीय सम्मेलन, आंध्र महासभा हुई थी, बस इतना जाने। क्या हुई थी? आंध्र महासभा हुई थी। क्या हुई थी? महासभा हुई थी, ठीक है, महासभा, ठीक है, आंध्र महासभा हुई थी। उसी के अंतर्गत रायलसीमा में 5 भाग आए थे। कौन कौन से? देखिए कुर्नूल, ये जिला याद कर लेना कभी कभी, कुर्नूल पहला। दूसरा आपका था अनंतपुर। कौन सा था? अनंतपुर था। तीसरा कौन सा था आपका? कुडप्पा मत याद, कडप्पा आपका कहां पर है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के ये सारे भाग हैं, ठीक है ना। चित्तूर, कौन सा? चौथा आपका चित्तूर। ये मत समझिएगा आप लोग, ये मत सोचा करिए कि आप बुक से या कहीं से देख आपको कोई चीज गलत ना पहुंचे, कंटेंट जो भी जाए बेहतर जाए, ठीक है ना। चित्तूर, तिरुपति, ठीक है, तिरुपति,
ये सारे तिरुपति, ये सारे क्या थे, आंध्र प्रदेश के भाग थे, और इन्हीं को मिलाकर क्या बोला गया था, आपका रायलसीमा बोला गया था। सोचिए, तो ये रायलसीमा बनाने क्या बात हो गई थी, यहाँ पर ना कुछ ऐसी बातें हो गई थी, वहां के जो नारायण राव प्रस्तावना मतलब राजा महाराजा, तो इस रायल से ना उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो यहाँ के जो, क्योंकि जो अंग्रेज थे भाई 1928 में तो अंग्रेज का एकदम बोलबाला चल रहा था, तो अंग्रेज हर एक किसी को दास्ता की प्रथा से वंचित कर रहे, मतलब दास्ता की प्रथा की तरफ ले जा रहे थे। और ये राजा महाराजा का भाई कुड़ था यहाँ पर। आंध्र प्रदेश, आप जान ही रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन शासन करते थे, तो निजाम, यहाँ पर निजामों द्वारा ये सब कार्य हो रहा था। तो वहां के जो राजा रहे, जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने इन सभी क्षेत्रों को हस्तांतरित करने का प्रयास किया कि अपने हाथों में ले ले, इसीलिए उन्होंने ये रायलसीमा नाम दिया, और उसमें ये इतने प्रांत आते थे। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। आते हैं कर्नाटक का पठार की बात करने। किसकी? कर्नाटक का पठार। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर समझने का प्रयास ना करें, मतलब बहुत ज्यादा वो ना सोचे कि अरे इतना ही कम क्यों बताया जा रहा है, कम नहीं है, वो बहुत ही ऑथेंटिक है आपके सामने जो भी परोसा जा रहा है। ठीक है, चलिए, मैंने कर्नाटक की बात की। यहाँ पर इस पठार पर ना कुद्रेमुख, इस पठार पर, अब आप इसे लिख ले, इस पठार पर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की क्या है, कुद्रेमुख बाबा कुद्रेमुख, और वो कौन सी पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। ठीक है, ये सब कहाँ पाई जाती है? आपके कर्नाटक के पठार में जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी जैसी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? आपके कर्नाटक के पठार में पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों लोहे के लिए जाने जाते हैं, ये जो दोनों है पहाड़ियां, ये दोनों काहे के लिए जाने जाते हैं? लौह अयस्क के लिए खूब जाने जाते हैं। ठीक है, अगर पूछे कभी कि लौह अयस्क के लिए कर्नाटक में कौन सी पहाड़ियां जानी जाती हैं, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि लौह अयस्क के लिए आपके कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ियां जानी जाती, इतना आप सभी लोग बता सकते हैं ना। इससे ना बेंगलुरु का पठार, चलिए अब बस ये इतना याद करना, आप वहां पर वो वाला मत याद करने लगना कि अरे ये भी याद कर लें, वो भी याद कर लें। ठीक है, चलिए, ये वाली भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो इस वाली पीडीएफ को भी आप सभी लोग ले लेना। कहाँ चला गया? चलिए, तो इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, मैप के माध्यम से। ठीक है ना, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया आपको, वो सारा कुछ यहाँ पर आप क्या करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, ये क्या है? दक्कन का लावा पठार, जिसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। ठीक है, जिसे हमने कहा क्या बताया? महाराष्ट्र का पठार बताया। और महाराष्ट्र का पठार ना सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर सालसेट द्वीप, हरिश्चंद्र श्रेणियां, अजंता आदि भी यहीं पाई जाती हैं। अजंता की गुफाएं आप सभी लोग जानते हैं, अजंता की गुफाएं यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और सालसेट द्वीप तो वास्तव में एक ये द्वीप है जहां पर मुंबई शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है ना, इतना जान रहे हो। देखिए, ये आपका जो जलप्रपात है जो आपकी शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर है? शरावती नदी पर स्थित है, और सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिएगा। ठीक है, देखिए, बाबा बूदन की पहाड़ियां, ये बाबा बूदन की पहाड़ियां कहां पर है? ये आपके कर्नाटक में है। मैंने इनकी बात कर दी, कहां पर है? कर्नाटक पे है। ठीक है, ये आपकी देखिए मलयगिरी, मुलायनगिरी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? आपके कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी मुलायनगिरी है। मुलायम जी नहीं है, मुलायम गिरी जी हैं। ठीक है, मुलायम गिरी आगे सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए, कर्नाटक के पठार में यहीं पर मैसूर का पठार आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा, और इसके पूरब में बेंगलुरु का पठार देख लीजिए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जान लीजिएगा कि इसके पूरब में होंगे। ठीक है, नीलगिरी की श्रेणी है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। ठीक है, दोदा बेटा है। रायलसीमा, देखिए ये रायलसीमा है आपके। ठीक है, रायलसीमा आपके आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। इसमें मैंने बताया कि 4 जिले आते थे। ठीक है, 4 जिले। ये आपका तेलंगाना का पठार है। क्या है? तेलंगाना का पठार है। देखिए, तुंगभद्रा नदी
और कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में रायचूर द्वीप है, जो द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं ना, क्योंकि ये गंगा के मुहाने, मतलब नदियों के मुहाने के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत उपजाऊ ये भूमि होती है। ये भी याद रखेंगे कि रायचूर द्वीप जो है वो आपके तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में है। ठीक है, इतना आप सभी लोग याद रखेंगे, इतना आप सभी लोगों के पास होना ही चाहिए। और ये आपकी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है और इधर आपकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। ये आपका था मैप। ठीक है, मैप के माध्यम से मैंने वहां भी बता दिया। ये आपकी पेन्नूर नदी है, पेन्नूर नदी, मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर रखी है। तो ये आपके बाबा बुदन की पहाड़ियां आपकी महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। और मैंने जैसा आप सभी से बताया कि आज से ये आपका प्रायद्वीपीय पठार के सारे पठार खत्म हुए। वो छोटे छोटे जो पठार है वो इतने नहीं पूछे जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार यही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पठार है वो सब यही के पठार हैं, बस और कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया रायचूर द्वीप ये पूछा जाता है, तो ये कहां पर है? तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। कहां पर है? तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपने ध्यान रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों के साथ सुप्रभात। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।